जी, आज हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इश्यूज़ के बारे में कुछ देखना है। बाकायदा जो हमारा एसडीए के जो टॉपिक्स हैं, वो आज से स्टार्ट हो गए हैं। होता ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी रिक्वायरमेंट्स आप फाइनलाइज़ कर लेते हैं, तो आपको भी पता है कि एसडीएलसी के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है, उसके मुताबिक सेकंड फेज़ जो है वो आपकी डिज़ाइन है। आपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन या उसका आर्किटेक्चर वो डेवलप करना होता है ताकि ग्राफिकली चीज़ों को प्रेजेंट किया जा सके जो आपने रिक्वायरमेंट्स ली हैं प्रीवियस स्टेज पे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के फेज पे उन रिक्वायरमेंट्स को उन तमाम कहानियों को स्टोरीज को ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाए डिफरेंट चार्ट्स की सूरत में डाटा फ्लो डायग्राम्स की सूरत में और भी बहुत सारी टाइप्स हैं उन डायग्राम्स की सूरत में ताकि चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए हमें आइडिया हो जाए शुरू में ही डेवलप करने से पहले कि सॉफ्टवेयर हमारा किस तरह का होगा, किस तरह नज़र आएगा, कैसे चलेगा, कहाँ से इनपुट लेगा, कहाँ डाटा प्रोसेस करेगा, कहाँ पे आउटपुट निकलेगी, कौन सी डिवाइसेस इन्वॉल्व होंगी, कौन से हार्डवेयर गैजेट्स और कौन सी सर्विसेज कोई इंटरनेट का राउटर, कोई सर्वर, कोई डाटाबेस सर्वर, ईमेल सर्वर, इस तरह की जितनी भी पॉसिबल चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम को एक दफ़ा शुरू में ही एनालाइज कर लिया जाता है ये देख के कि ये कहाँ-कहाँ फिट होंगी। इनमें से किन चीज़ों की ज़रूरत है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक एप्लीकेशन है वो एक बंदा यूज़ करेगा, मल्टीपल जो यूज़र हैं एट अ टाइम पैरेलल उसको यूज़ करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, तो गेम है कोई सर्विस है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एम्बेडेड एप्लीकेशन है, क्या उसकी नेचर क्या है? और उसकी नेचर के हिसाब से उसका आर्किटेक्चर या डिज़ाइन जो है वो फिर डिफ़ाइन होता है या बनता है ताकि आगे वाली जो टीमें हैं जो डेवलपमेंट टीम या जो नेक्स्ट फेज़ पे टीम्स काम करेंगी, वो उनकी मदद से ईज़िली काम कर सकें। ऐसा नहीं होगा कि हर टीम को रिक्वायरमेंट ही दी जाए और हर टीम रिक्वायरमेंट की मदद से ही सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी। हर टीम जो है वो अपने इमीडिएट जो उसके प्रीवियस फेज़ है उसका जो डिलिवरेबल या आउटपुट उसको यूज़ करेगी। जैसे जो डिज़ाइन टीम है ये एसआरएस प्रीवियस जो फेज़ है उसका डिलिवरेबल है, ये उसकी आउटपुट है वो एसआरएस को यूज़ करते हुए डिज़ाइन बनाएगी। जो कोडिंग टीम है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को लेगी एज़ अ डिलिवरेबल या एज़ अ आउटपुट और एज़ अ इनपुट डिज़ाइन टीम से और उसकी मदद से आउटपुट के तौर पे एक वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप करके देगी। ठीक है जी। तो मसला ये है कि जब आर्किटेक्चर बनेगा या डिज़ाइन बनेगा तो फिर बहुत सारे इश्यूज़ दरपेश होते हैं। ये काम जो है ये आसान नहीं है, इट्स नॉट अ चाइल्ड प्ले जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है ख़ास तौर पे। क्योंकि ये हमने बार-बार ये चीज़ डिस्कस की है कि आगे वाली नेक्स्ट जितनी भी फ़ेज़ेज़ हैं, वो तमाम की तमाम इस पे डिपेंड करती हैं। एक डिज़ाइन अगर गलत है या आर्किटेक्चर गलत आपने डिफ़ाइन किया हुआ, बनाया हुआ डिज़ाइन किया हुआ, तो जितने भी आगे वाली फ़ेज़ेज़ हैं, वो तमाम की तमाम इसी की बिना पे गलत हो जाएँगी फिर। ठीक है? तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, वो इसमें दरपेश होते हैं डिज़ाइन टीम को जिनको शुरू में देखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे वो इश्यूज़ जो हैं, वो किस-किस तरह के हो सकते हैं? सम आर क्वालिटी कंसर्न्स दैट ऑल सॉफ्टवेयर मस्ट एड्रेस। कुछ एप्लीकेशन जो आर्किटेक्चर के जो इश्यूज़ हैं, वो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैं, वो क्वालिटी के रेलेवेंट होंगे। और हमने ये लास्ट किसी स्लाइड के अंदर ये देखा है बड़े अच्छे तरीके से कि क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हैं, वो कौन से होते हैं? किसी को याद है जी? कि हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स किसको कहा था हमने? यस सर। सर रिक्वायरमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, वेरिफाइड होनी चाहिए, नहीं, नहीं, कंसिस्टेंट नहीं, होनी चाहिए, नहीं हल नहीं मॉडिफाई अली होनी चाहिए, ट्रेसेबल नहीं, होनी अली नहीं। चाहिए, क्वालिटी एट्रीब्यूट। नहीं, जब हमने रिक्वायरमेंट्स की कैटेगरीज़ और टाइप्स पढ़ी थी मुझे याद है, उसमें एक स्लाइड के अंदर हमने देखा था एक कैटेगरी थी एक टाइप थी जिसको हमने कहा था कि ये टाइप जो है ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहलाती है एप्लीकेशन की। सर वो नॉन फंक्शनल वाली जी, बिल्कुल हदीका। नॉन फंक्शनल जो पहली फॉर एग्ज़ाम्पल हमने स्क्योरिंग होनी 2 चाहिए, कैटेगरीज़ पढ़ी थी, 4 कॉन्फ़िगरेशन होनी टाइप्स चाहिए। पढ़ी थी। तो जो पहली टाइप थी उसमें नॉन फंक्शन थी, तो नॉन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहली गालबन लाइन यही थी कि ये जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं किसी भी एप्लीकेशन के। ठीक है? तो सबसे बड़ा जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्टर या एक इश्यू आ सकता है, एक किसी भी एप्लीकेशन को डिफ़ाइन करने में या डिज़ाइन करने में, वो उसके क्वालिटी कंसर्न्स हैं।
कि एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरीके से डिफाइन हो कि उसकी क्वालिटी जो है वो सफ़र ना हो या उसकी क्वालिटी बहुत इन्हेंस्ड हो, ताकि किसी भी कोई भी जो उसका स्टेक होल्डर है या क्लाइंट है वो उसको एक क्वालिटी एप्लीकेशन कह सके। ठीक है, और वो फीचर आपको याद होगा नॉन फंक्शनल जो रिक्वायरमेंट्स के फीचर्स थे या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, जिसमें हम किसी भी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, लायबिलिटी, यूजेबिलिटी, बैकअप, लॉग और इस तरह के कोई तकरीबन 9 पॉइंट्स हमने देखे थे। वो ज़रूरी नहीं कि वो 9 हो, इससे ज़्यादा भी हो सकते, कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमने उस स्लाइड के अंदर 9 पॉइंट्स को डिस्कस किया था, एक-एक को इंडिविजुअली, और उसकी मैंने एग्जांपल के साथ आपको उसको ब्रीफ करने की कोशिश की थी कि जो नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट्स या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। ठीक है जी, जब आप आर्किटेक्चर बनाएंगे तो सबसे पहला कंसर्न या पहला इशू आपको दरपेश होगा क्वालिटी के हवाले से। Another important issue is how decompose, organize and package software components. दूसरा सबसे बड़ा मसला ये होगा कि हमें पता है कि हमने रैड मॉडल पढ़ा है ना, रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। नो सर, अभी नहीं पढ़ा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सर उसमें नहीं पढ़ा था अभी। है, उसमें नहीं पढ़ा तो फिर आपने नहीं पढ़ना सर। उसी में तो मेरा ख्याल पढ़ते है हैं। पढ़ा हुआ है, वही है ना सर जिसमें हम जल्दी हम क्या नाम है, रैपिड एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट इंक्रीमेंट करते है वो हम छोटे छोटे रखते हैं और जल्दी जल्दी डेवलप करते हैं, और फीडबैक से हम यूज करते हुए उसे मॉडिफाई करके उसके बाद नया वर्जन जल्दी, यानी हम स्पीड में रिलीज करते हैं। जी, स्पीड में बिल्कुल, ये उसकी रैपिडली, या जैसे उसका जो पर्पस है वो यही है। रैपिड इसीलिए उसको कहते हैं रैड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, कि उसमें आप चीज़ों को क्विकली डेवलप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्विकली डेवलप कैसे करते हैं? आप चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपोनेंट्स की सूरत में, मॉड्यूल्स की सूरत में। ये मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि ये शुरू में हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं कि किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, हम अगर एप्लीकेशन को, किसी भी बड़ी एप्लीकेशन को छोटे छोटे वर्केबल या एग्जीक्यूटेबल कंपोनेंट्स या हिस्सों में या फेजेस या पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो उसके कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स कैसे कहला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसकी एग्जांपल मैं बार बार भी दे चुका हूँ पहले भी, कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक कंप्लीट पूरी एप्लीकेशन है। ठीक है, एक वर्किंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें से अगर हम उसका एक पार्ट लेके उसको हम डेवलप कर दें सिर्फ, तो वो उसका कंपोनेंट हो सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तमाम स्टूडेंट्स की जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से पहले उसकी सेमेस्टर के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है कि फलां स्टूडेंट है, उसका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, उसका बैच कौन सा है, सेमेस्टर कौन सा, किसके लिए रजिस्टर हो रहा है, किस सेमेस्टर के लिए रजिस्टर हो रहा है, उसका फॉर एग्जाम्पल टाइटल फॉल है, स्प्रिंग है, उसका ईयर क्या है, या इसके अलावा वो कितने कोर्सेज रजिस्टर करेगा, कोर्सेज जो हैं हर एक की इंडिविजुअली उसके क्रेडिट आवर्स कितने होंगे। ये सारी कहानी जो है इसका हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जिसमें सिर्फ बच्चों के जो कोर्सेज हैं या सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, और दूसरी तरफ से अगर हम चाहें तो हम इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को एज ए इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चला सकते हैं। कि एक यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, वो चाहते हैं कि जनाब उसका ओनर या उसका प्रिंसिपल चाहता है कि मुझे सिर्फ जो है वो स्टूडेंट की जो रजिस्ट्रेशन है उसका एक कॉम्पोनेंट बना दे, तो आप ये एक पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, ये छोटा सा। ठीक है, इसी तरीके से आप फीस का एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन का या रिजल्ट का जनरेशन का, इस तरह के बहुत सारे कंपोनेंट छोटे छोटे बना सकते हैं और इनको जोड़ के फिर एक कंप्लीट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बन सकता है। ठीक है, तो ये जो किसी भी एप्लीकेशन को डीकम्पोज करने का प्रोसेस है, उसको सब पार्ट्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स की सूरत में, ये एक बड़ा मसला है। ये प्रॉब्लम तब आएगी जब आप आर्किटेक्चर बनाएंगे और उस आर्किटेक्चर के अंदर आप ये शो करेंगे कि इस ओवरऑल एप्लीकेशन के पार्ट्स या कंपोनेंट्स कौन से होंगे। जैसे आपको याद होगा जो हमारे शुरू के 1-2 लेक्चर्स थे उनमें बोर्ड पे मैंने वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का डाटा फ्लो डायग्राम टाइप एक छोटा सा चार्ट बना के आपको शो करने की कोशिश की थी। उसमें हमने बताया था कि एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है किन स्टेप से गुजरेगा। ठीक है, और आपको शायद याद हो कि जैसे हमने स्टार्ट किया कि स्टूडेंट की सबसे पहले उसका एडमिशन होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन होगी, एग्ज़ाम होगा और इस तरीके से काम चलेगा। लेकिन मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं वो इनपुट दे रहे हैं कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे होगा, पहले ये स्टेप नहीं, ये आएगा। तो इसका मतलब ये है
कि ये अच्छा खासा डिबेटेबल काम है, ये ऐसे ही आराम से नहीं होता। चीज़ों को डिकम्पोज करना या उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो जब आप किसी भी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तैयार करने लगेंगे, तो उसको उसके जो कंपोनेंट्स हैं या उसके मॉड्यूल्स या उसके जो फॉर एग्जांपल पार्ट्स हैं, वो डिफाइन करना या डिसाइड करना भी आपके लिए एक बड़ा मसला होगा कि जनाब हमने किन किन कंपोनेंट्स से मिल के सॉफ्टवेयर को बनाना। This is so fundamental that all design approaches address in one or way or other. आपको पता है कि जैसे SDLC आपने पढ़ा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें जो डिफरेंट जो उसके मॉडल्स हैं, जैसे रेड मॉडल है, स्पाइरल है, इंक्रीमेंटल है, या इस तरह की बाकी वाटरफॉल वगैरह, ये तमाम के तमाम जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से काम करते हैं, और उनका अल्टीमेटली जो टास्क है या उनका जो फॉर एग्जांपल उनका कंसर्न है, वो यही है कि सॉफ्टवेयर को एक अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप किया जा सके। ठीक है? तो जब आप भी किसी भी आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे, तो आर्किटेक्चर को डिफाइन या डिज़ाइन करते हुए आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जिनको हमने ब्रॉडली कैटेगराइज किया है कि एक तो आपको परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के एलिमेंट जो है, जो उसकी फॉर एग्जांपल क्वालिटी कंसर्न्स हैं, उसके हवाले से आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और दूसरा चीज़ों को डिकम्पोज या उनको ऑर्गेनाइज करने के हवाले से, कि आपने कैसे चीज़ों को डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं उनके सब पार्ट्स को कैसे डिफाइन करना है, पार्ट्स कौन से होंगे, वो एक पार्ट जो है, एक कंपोनेंट कहाँ से डाटा लेगा, कहाँ को किस दूसरे कंपोनेंट को आउटपुट देगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने डिफाइन करनी है, और ये काम जो है ये एक फॉर एग्जांपल हेडेक है, ये हेक्टिक वर्क होगा। जी, जो जो कोर प्रॉब्लम्स आएंगी हमें इस आर्किटेक्चर को डिफाइन करते हुए या डिज़ाइन करते हुए, उनको हमने बाकायदा यहाँ से स्टार्ट करना है डिस्कस करना, जिसमें कंकरेंसी, कंट्रोल एंड हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स, डाटा परसिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, और सिक्योरिटी। इसमें एक वर्ड जो है वो आपको एरर या एक्सेप्शन हैंडलिंग शायद किसी के लिए नया हो। क्या आप लोगों ने जावा पढ़ी है? नो सर। या किसी ने ऊप के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की हो? यस सर, एक्सेप्शन हैंडलिंग पड़ी है। चलो फिर तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा मसला आएगा जब आप किसी भी आर्किटेक्चर को डिफाइन करेंगे, किसी भी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बनाएंगे, तो कंकरेंसी एक सबसे बड़ा इशू है। कंकरेंट, किसी को पता क्या होता है कंकरेंट? कंकरेंट वर्ड का मीनिंग किसी को पता है? सीमेंट शायद होता है। सीमेंट? सेम टाइम, हैपनिंग समथिंग एट द सेम टाइम। यस सर। बेक वक्त, एक ही वक्त में को डिफरेंट इवेंट्स का अक्कर होना या एग्जीक्यूट होना। ठीक है? Concurrency in software engineering means the collection of techniques and mechanisms that enable a computer program to perform several different tasks simultaneously or apparently simultaneously. ये ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपकी जो एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे होंगे या अक्कर हो रहे होंगे। डिज़ाइन फॉर कंकरेंसी इज कंसर्न्ड विद डिकम्पोजिंग सॉफ्टवेयर इनटू प्रोसेसेस, टास्क एंड थ्रेड्स एंड डीलिंग विद रिलेटेड इश्यूज ऑफ एफिशिएंसी। आपने वो पढ़ी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम? पढ़ ली? नहीं सर, अभी पढ़ रहे हैं इस सेमेस्टर में। अच्छा, इसी में पढ़ रहे हैं। उसमें आपने क्या आपको याद होगा, प्रोसेस तो आपने पढ़ लिया होगा कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस याद है किसी को क्या है जी?
जी सर तरीका याद है कुछ? कोई स्टूडेंट? सर अभी हमने ओएस को स्टार्ट ही किया है, यानी तीसरा हफ्ता अभी हो गया हम यार। आगे नहीं गए। सर अभी हमने वो पढ़ा था, जो सीपीयू क्या उसे करते हैं, जिस तरह वो मल्टीटास्किंग। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है ना, हम्म। जो सीपीयू की है, अभी हम उसके ऊपर हैं। कौन, हसन साहब पढ़ा रहे हैं? यस सर। अच्छा। प्रोसेस जो है वो आपके जो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन रन होती है, एग्जीक्यूट होती है, वो फॉर एग्जांपल उसका की टर्म है या ऑपरेटिंग सिस्टम की जान जो है वो प्रोसेस है, या उसका जो मेन थीम है या उसका बेस जो है वो प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है? जिसको आमतौर पे उसकी डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। कि मैंने ये पावर पॉइंट चलाया हुआ है, जैसे ही मैं इसके आइकन को डबल क्लिक करूँगा ये पावर पॉइंट चलना शुरू हो जाएगा। तो इस सॉफ्टवेयर को मैं प्रोसेस कह सकता हूँ, क्योंकि ये चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो जब फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस चलता है तो आपको पता है कि वो एक ही नहीं चल रहा होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस चल रहे होते हैं। जैसे हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस एट ए टाइम चल रहे होते हैं कंकरेंटली। पता है ना इस चीज़ का? यस सर। हमारा जो प्रोग्राम है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें नोटपैड भी खुला हुआ है, जूम भी चल रहा है, पावर पॉइंट भी चल रहा है, ब्राउज़र भी चल रहा है, और विंडो का एक्सप्लोरर जो है वो भी ऑन है। तो इसका मतलब जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंकरेंट जो एग्जीक्यूशन कर रहा है, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन को एट ए टाइम चला रहा है। ठीक है। ये आपकी एप्लीकेशन के साथ भी हो, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बना बनाया आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आप एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे, बनाएंगे, तो वहाँ भी पॉसिबल है कि आपकी एप्लीकेशन एक से ज़्यादा टास्क को एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर रही हो या करे। ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, ये अगर एक से ज़्यादा जो टास्क है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, तो आपका सॉफ्टवेयर जो आप बनाएंगे या डिज़ाइन करेंगे वो भी कर सकता है। अगर वो करेगा तो फिर उसकी जो कंकरेंसी है, एट ए टाइम एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, उसको आपने हैंडल करना है। ये सारी कहानी जो है ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो एप्लीकेशंस कंकरेंटली चलती हैं, एट ए टाइम एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डील करता है, कैसे हैंडल करता है। ठीक है। तो जब आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो फिर जो जब आप अपना सॉफ्टवेयर डिफाइन करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, तो फिर आप उन टेक्निक को यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एक से ज़्यादा एप्लीकेशन एट ए टाइम कैसे चलती हैं। तो जब आप अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो फिर उसके अंदर आप देखेंगे कि हमने कैसे काम करना है, हमने इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। तो जब एट ए टाइम एक से ज़्यादा चीज़ों को आप एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फिर आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा, जिनमें से एक एफिशिएंसी है। ठीक है। कि एफिशिएंट वो आप करते ही इसलिए हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन इसीलिए एग्जीक्यूट करवाई जा रही हैं या मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग करवाई जा रही है, ताकि परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है। और आपको पता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को रन कर सकता है और करता है। यस सर। यस सर। यस सर। ये किसने कहा यस सर? उस्मान ने? एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन रन हो रही है। सर यस सर। सर एक वक्त में करता है बट मल्टीपल चलाता है। स्पीडली करता है, सर लेकिन वो करता वो मल्टीपल इतनी ही है। स्पीड में करता है। फिर स्पीड इतनी तेज ज्यादा होती है कि पता नहीं चलता, वो एक प्रोसेस काम करने के बाद दूसरा भी फौरन कर लेता है, लेकिन करता एक ही एट ए सर टाइम। वो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा होता है, लेकिन एक वक्त में एक ही एप्लीकेशन रन हो रही है। ये जो कहानी है ये इंटरनल कहानी बज़ाहिर हमें लगता है, या स्टूडेंट्स को या लोगों को ये आइडिया होता है कि अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहा है या मल्टी टास्किंग कर रहा है, एक वक्त में डिफरेंट एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूट कर रहा है। और ये होता भी है बज़ाहिर हमारे सामने कि इधर मैं पावर पॉइंट के अंदर काम कर रहा हूँ, पावर पॉइंट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। बैक एंड पे मैंने कोई म्यूज़िक या गाने लगाए हुए हैं, वो भी चल रहे हैं। तीसरी तरफ मैंने कोई एंटीवायरस जो है उसको भी चलाया हुआ है कि जनाब उस तरह चलो जब तक मैं काम कर रहा हूँ मेरा सिस्टम जो है वो भी स्कैन हो जाए। तो ये डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं, तो बज़ाहिर हमें लगता है कि एक से ज़्यादा काम हो रहे हैं एट ए टाइम। लेकिन अगर हम उसको टेक्निकली, जी हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करना हमारा पर्पज़ नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस की बात हो रही है
और जो थ्रेड्स और इस तरह की चीज़ों की बात हो रही है, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी पढ़नी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि अब आप क्या करते हैं कि जब आप ये फील करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एट ए टाइम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट करेगी, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन्हेंस हो जाए या इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को मैनेज करने में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है कि कैसे एप्लीकेशन जो हैं वो एग्जीक्यूट हों, पहले कौन सी हो, बाद में कौन सी हो। अगर खुदा ना खास्ता डिफरेंट एप्लीकेशंस एट ए टाइम एग्जीक्यूट होते हुए कोई सिस्टम हॉल्ट हो जाए या रिसोर्सेज का कोई इशू आ जाए, तो फिर कैसे उन चीज़ों से निपटना है, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन जो है उसको डिफ़ाइन करना, डिज़ाइन करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब कंकरेंट चीज़ों को एग्जीक्यूट करना हो, करवाना हो, तो फिर काम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हों और आपके अंडर सिर्फ एक ही बंदा हो, जिससे आपने काम करवाना है, तो एक बंदे से काम करवाना कोई मसला नहीं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम तब पैदा होगी जब आपके पास एक टीम हो बंदों की, को 8-10 बंदों की टीम हो जो कि काम कर रहे हैं, डिफरेंट टास्क पे काम कर रहे हैं, तो आप उनको मैनेज करेंगे, तो मैनेज करने में आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जी कंट्रोल एंड हैंडलिंग ऑफ इवेंट्स इन सेंट्रलाइज्ड मॉडल, कंट्रोल डिसीजंस आर यूजुअली डिटरमाइंड बाय द वैल्यूज ऑफ सम सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स। आपको पता है कि जब चीज़ें शेयर हो रही हों, जब स्कैटर्ड हों, तो फिर उनको हैंडल करना जो है वो एक मसला होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे टीम मेंबर्स हैं एक से ज़्यादा, तो उनको अपने टास्क देने हैं, टास्क की रिपोर्ट लेनी है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, वो कुछ जो है वो काम करेंगे, कुछ काम ख़राब करेंगे, कोई फारग बैठे होंगे, तो ये जब डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हों, तो फिर उनको हैंडल करना जो है वो फिर एक प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है जी। तो जब आपने मिसाल के तौर पे डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल करना है कि डिफरेंट टास्क जो हैं वो डिफरेंट टास्क जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको आपस में उनकी जो उनको हार्मोनाइज करना या उनको सिंक्रोनाइज करना जो है वो एक बड़ा काम होगा कि इनपुट कहाँ से लेनी है, कहाँ पे प्रोसेस करनी है, कहाँ पे आउटपुट देनी है, कौन सा जो मॉड्यूल है वो कहाँ से इनपुट लेगा, कहाँ पे आउटपुट देगा, कब इनपुट लेगा और कब आउटपुट देगा, ये सारा कुछ जो है ये आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये जब एक कम्प्लेक्स एप्लीकेशन होगी जिसमें एक से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो तब आपको थोड़ा सा इन मसाइल का सामना करना पड़ेगा कि चीज़ों की जो इंटरेक्शन है कंपोनेंट्स की वो कैसे आपस में होगी। जैसे आप अभी मैंने रैड मॉडल की एग्जांपल दी थी कि रैड में डिफरेंट जो टीम्स हैं वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को पे एट ए टाइम डेवलपमेंट कर रही होंगी। तो मसला ये है कि अब हमें बाहर तो लग रहा है कि यार जब 4 टीमें 4 कंपोनेंट्स पे काम कर रही हैं तो जो एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है वो बड़ी फास्ट हो जाती है, लेकिन फास्ट तो हो जाती है, लेकिन कल को आपने उन कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ना भी तो है, उनको आपस में इंटीग्रेट भी करना है, और इंटीग्रेट करने के बाद फिर एप्लीकेशन बनेगी, तो मसाइल तो हैं, ठीक है। तो इशू ये है कि आपने चीज़ों को जब कंबाइन करना है, उनके डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल करना है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएंगी। डाटा परसिस्टेंस एक और इशू होगा, एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं। परसिस्टेंस इज द कंटिन्यूएंस ऑफ एन इफेक्ट आफ्टर इट्स कॉज इज रिमूव्ड in the context of storing data in a computer system. This means that the data survives after the process with which it was created has ended. कंट्रोल एंड हैंडलिंग इवेंट दोबारा बता दें प्लीज। जी मैं कह रहा था कि जब आप जब आपके टास्क हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे टास्क, तो आपने फिर उनका जो सीक्वेंस है वो उनको फिर ज़हन में रखना है कि कौन सा इनपुट जो है वो कहाँ, फॉर एग्जांपल कौन सा कंपोनेंट जो है वो कहाँ से इनपुट लेगा, कैसे डाटा को प्रोसेस करेगा, और किसको आगे आउटपुट के तौर पे जो डाटा प्रोसेस डाटा उसको फॉरवर्ड करेगा। ये हर कंपोनेंट जब आप कंकरेंट काम कर रहे होंगे तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है एट ए टाइम डाटा को प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, ठीक है। जब डिफरेंट कंपोनेंट्स एट ए टाइम इनपुट भी ले रहे होंगे, प्रोसेस भी कर रहे होंगे, आउटपुट भी दे रहे होंगे, तो उनके तमाम की जो सीक्वेंस है उसको फिर आपको उनके जो इवेंट्स हैं उनको हैंडल करना पड़ेगा, उनको डील करना पड़ेगा, या उनको एक सीक्वेंस के साथ एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो कंपोनेंट है वो एक वक्त में इनपुट लेके प्रोसेस करके आउटपुट रेडी करके बैठा हुआ है, ठीक है, और अब दूसरे कंपोनेंट से वो जो उसकी आउटपुट है उसको एज ए इनपुट लेके प्रोसेस करके आगे भेजना है, ठीक है। तो ये काम जो है इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर आपका जो आर्किटेक्चर है उसको डिफाइन करना पड़ेगा, या थोड़ा सा ज़हन में रखना पड़ेगा कि मैंने कब कहाँ से इनपुट लेनी है और कब किसको आउटपुट देनी है,
ठीक है, ताकि ये ना हो कि डाटा जो है वो आपका एक कंपोनेंट्स ने प्रोसेस करके रखा हुआ है, वो वेट कर रहा है अगले इवेंट का कि जनाब फलां कंपोनेंट जब मुझसे डाटा ले तो वो जो इवेंट है वो फॉर एग्जांपल फारग बैठा है या किसी और प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब है कि आपके रिसोर्सेज जो है ज़ाया हो रहे हैं। तो मल्टीटास्किंग जो है या कंकरेंट जो डेवलपमेंट है वो तो की ही इसलिए जाती है कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट ना हो। कि एक प्रोसेसर है, वो फॉर एग्जांपल आपने i7 प्रोसेसर लगाया हुआ अपने सिस्टम के अंदर, i7 आपका सिस्टम है, तो इतना अच्छा सिस्टम लगा के तो आपका सिस्टम आप सिर्फ उस पर सिर्फ गाने सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कर रहे हैं। रिसोर्सेज का मतलब कि आपका प्रोसेसर, आपकी रैम और आपकी हार्ड ड्राइव, फॉर एग्जांपल आपने 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव लगाई हुई है और फॉर एग्जांपल 8 GB की उसमें रैम है, i7 आपका सिस्टम है, तो ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने जस्ट उस पर गाने सुनने हैं तो फिर आपको खामखा ये रिसोर्सेज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो आप कोई भी P2 भी ले ले तो उसमें भी गाने चल जाएंगे, गाने तो जो है वो 786 पुराना जो सिस्टम है उसमें भी चल जाएंगे, तो आपको खामखा रिसोर्सेज ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डाटा परसिस्टेंस में आपको पता है कि समटाइम जब डाटा कंकरेंटली एक्सेस हो रहा हो तो फिर इशू ये होता है कि जो फॉर एग्जांपल अपडेटेड डाटा जो है उसको कैसे एक्सेस किया जाए। समटाइम आपको पता है कि शेयर्ड फाइल्स होती हैं, एक फाइल कहीं पे पड़ी हुई है कहीं किसी सिस्टम के अंदर और मल्टीपल लोग जो है एट अ टाइम उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, जब मल्टीपल लोग उसको एक्सेस करेंगे तो फिर एक बंदा जो है उनमें से उस डाटे को चेंज कर दे, उस फाइल के कंटेंट्स को, तो बाकियों तक वो अपडेटेड डाटा कैसे पहुंचेगा? उन्होंने तो ऑलरेडी वो फाइल खोली हुई है। एक फाइल है फॉर एग्जांपल वर्ड की फाइल है XYZ, वो 5 बंदों ने एक सर्वर पे पड़ी हुई है, 5 बंदों ने एट अ टाइम उसको खोला हुआ है अपने अपने सिस्टम्स पे। ठीक है, उनमें से एक बंदा मैं भी हूँ और मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोल A करके उसके जितने भी कंटेंट्स हैं उस फाइल के अंदर सारे डिलीट कर देता हूँ, जबकि बाकी लोग उस फाइल को खोल के बैठे हुए हैं, जबकि बैकएंड पे वो जो फाइल है उसका डाटा मैं उड़ा चुका हूँ, वो तो खाली पड़ी है, लेकिन उनको डाटा नज़र आ रहा है। अब ये क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको कैसे अपडेट करना है, इन्फॉर्मेशन कैसे आपस के अंदर शेयर होगी, दूसरे लोगों के अंदर कैसे अपडेट होगी, इसके मैकेनिज्म जो हैं ये भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल मैनेजमेंट जो है एक तो पूरा चैप्टर आएगा, उसके अंदर आपने देखना है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करता है। कि जब डिफरेंट एप्लीकेशन जो हैं किसी एक ही डाटे को, किसी एक रिसोर्स को या किसी एक कंटेंट को एट अ टाइम एक्सेस कर रही हों और उनमें से कोई एक बंदा, कोई एक एप्लीकेशन जो है उस डाटे को चेंज कर दे, तो बाकियों तक वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचानी है। ठीक है, वो उसके मेथड तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, ऑल्दो कि अगर चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर में अभी मैंने OS पढ़ाया है, तो वो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि फिर आप इस मसले से कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो जब आप भी अपनी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिफाइन करेंगे तो फिर आपने इस परसिस्टेंसी को जो है वो ज़हन में रखना है। इन अदर वर्ड्स, फॉर अ डाटा स्टोर टू बी कंसिडर्ड परसिस्टेंट इट मस्ट राइट टू नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। आप आमतौर पे डाटे को ऐसी स्टोरेज लोकेशन पे सेव करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होती है, जहाँ पे डाटा इरेज नहीं होता, जबकि आपको पता है रैम जो है वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होगी आपकी जिस सिस्टम की रैम है उसके अंदर जितना भी डाटा वो सारा इरेज हो जाता है, वो खाली हो जाती है। जबकि हार्ड ड्राइव पे जितना डाटा पड़ा है वो आपका सिस्टम बंद हो या ना हो, वो डाटा उड़ता नहीं है जब तक आप उसको खुद से डिलीट ना करें। ठीक है, तो वो नॉन वोलेटाइल है। तो आमतौर पे डाटा की परसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए आप एक तो मैकेनिज्म ये यूज़ करते हैं कि आप उसको परमानेंट नेचर का डाटा बनाते हैं या परमानेंट स्टोरेज मीडिया जो है उस पर उसको स्टोर करते हैं, ताकि डाटा जो है वो जब तक आप उसको खुद से डिलीट ना करें या उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना करें वो खुद से चेंज ना हो। जबकि आपको पता है कि रैम को आप कुछ भी ना करें, उसका डाटा सिर्फ आप सिस्टम को स्विच ऑफ कर दें तो उसका डाटा ऑटोमेटिकली जो है वो डिलीट हो जाता है। Distribution of components. This design issue is concerned with how to distribute the software across the hardware. ये भी आपको पता है कि एप्लीकेशन जो है वो समटाइम एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं या उसके यूज़र एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन है आपकी, कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है तो उसको एट अ टाइम बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से या इवन लाखों के हिसाब से। जैसे आपका जीमेल ही एग्जांपल ले लें आप, कि जीमेल की जितनी भी उसकी ऐप्स हैं या उसकी वेब सर्विसेज हैं उनको एट ए टाइम थाउजेंड्स या लाखों लोग जो हैं एट अ टाइम पूरी दुनिया के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एप्लीकेशन को अक्रॉस द हार्डवेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इंश्योर करनी है, ये एक आर्किटेक्चर का एक अहम इशू है। इसको बड़ा क्रिटिकली जो है वो फोकस करना पड़ता है या करना पड़ेगा, ताकि
डिफरेंट लोग जो हैं वो एट ए टाइम जब आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस करें तो उनको कोई मसला ना हो। ठीक है, कि जैसे आपको पता है कि जैसे वो मैं एग्जांपल देता हूँ लाहौर बोर्ड की जो वेबसाइट है BISC की, जब रिज़ल्ट आता है तो लाखों लोग जो हैं वो एट ए टाइम उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई बंदा अपने लैपटॉप से लगा हुआ है, कोई PC से लगा हुआ है, कोई सेल फोन से चेक कर रहा है। डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस से उस वेबसाइट को यानी कि उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब डिफरेंट लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता है कि नतीजतन वो वेबसाइट डाउन हो जाती है या उसका रिस्पांस रेट जो है वो बड़ा स्लो हो जाता है। तो फिर आपने ये ज़हन में रखना कि जब आप एप्लीकेशन डिफ़ाइन करें या डिज़ाइन करें तो उसका जो आर्किटेक्चर है इस तरह बनाएं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं डाउन होने वाले या स्लो रेट वाले या स्लो रिस्पांस वाला, ये नहीं होना चाहिए। इसको आप फॉर एग्जांपल रिमूव तो नहीं कर सकते इसको परमानेंटली, लेकिन इसको आप फॉर एग्जांपल एफिशिएंट बना सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी जो है उसको इंश्योर किया जा सके ताकि एप्लीकेशन जो है वो डाउन ना नज़र आए आपको। अब आपको पता है कि जीमेल के सर्वर जो है या जीमेल जो वेबसाइट है, इस पे तो लाखों लोग जो है हर वक्त इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, लेकिन इसका रिस्पांस रेट जो है वो स्लो नहीं होता, ये वेबसाइट डाउन नहीं होती। तो इसका मतलब है उन्होंने उसका जो आर्किटेक्चर है या उसके जो पीछे जो हार्डवेयर्स हैं वो तमाम के तमाम बड़े ही एफिशिएंट या अपडेटेड जो हैं वो इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके अलावा जी एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस, कि अगर एप्लीकेशन जो है स्कैटर्ड है, फॉर एग्जांपल कंकरेंटली उसमें एग्जीक्यूशन हो रही है, बहुत से कंपोनेंट्स चल रहे हैं, सैकड़ों लोग जो है उसको एट ए टाइम हैंडल उसको एक्सेस कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर मसला आ जाए तो उस मसले को कैसे हैंडल करना है। और आपको पता है कि एक्सेप्शन या एरर जो है या बग जो है वो कोड के अंदर से जनरेट हो जाता है, होता है। ठीक है, और उसको डील भी किया जा सकता है। ये आपने अभी आपने बताया कि आपने उसको करके देखा हुआ है कि आपको पता है कि ना कोड का ये वो पीस है, ये वो एरिया है जहाँ से एरर या एक्सेप्शन जो है वो अकर हो सकती है, जनरेट हो सकती है। आप उसको थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद उसको कैच करते हैं, ट्राई और ये सारा मैकेनिज्म यूज़ करते हुए कोशिश करते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो बंद ना हो, उसकी एग्जीक्यूशन रुके ना, या उस वो एबनॉर्मल स्टेट में या स्टक ना हो, एग्जीक्यूशन किसी तरीके से चलती रहे जो आपकी एप्लीकेशन है। तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर आपने उसकी जो एक्सेप्शन हैंडलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से डील किया हुआ है। आपको पता है कि जनाब एरर क्या है, एरर को कैसे हैंडल करना है, ताकि एप्लीकेशन जो है खुद ब खुद उस मसले से बाहर निकल आए और आपका यूज़र जो है उसको फील भी ना हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है डाउन हो गई थी। ठीक है जी, तो जब एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम होगा तो फिर आपको ज़रा क्रिटिकली चेक करना पड़ेगी चीज़ों को, कि जब एट ए टाइम बहुत सारे लोग पूरी दुनिया के अंदर उसको यूज़ कर रहे होंगे, तो अगर बार बार मसाइल आएंगे, बार बार आपकी एप्लीकेशन जो डाउन होगी, तो फिर आपकी एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी डाउन होगी। इंटरेक्शन एंड प्रेजेंटेशन, इसके अलावा जब मल्टीपल पीपल आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके लिए एक सूटेबल जो फॉर एग्जांपल GUI है या उनका जो इंटरफेस है वो डिफ़ाइन करना या डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। और बात ये भी है कि एक एप्लीकेशन आपने बनाई जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप उसका फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो आप तमाम चीज़ों की एक्सेस तमाम लोगों को नहीं देते। हर बंदे को उसका जो रेलिवेंट पोर्शन है सिर्फ वो उसकी एक्सेस, उसकी इंटरेक्शन दी जाती है कि वो अपने पार्ट के साथ इंटरेक्ट करे, हर किस्म का डाटा जो है वो ना देख सके। मैं फॉर एग्जांपल अगर टीचर हूँ तो यूनिवर्सिटी का अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है या एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके इस सिस्टम के अंदर एक टीचर को अकाउंट्स का डाटा शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकाउंट्स की सारी डिटेल भी मुझे नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये सिस्टम एक पूरा एप्लीकेशन है, ये क्वालिटी एप्लीकेशन नहीं है। या एक अकाउंट्स का बंदा है, उसको आपके सेशनल स्टूडेंट्स के सेशनल मार्क्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तो फिर भी ये एप्लीकेशन एक पूरा एप्लीकेशन है, क्योंकि अकाउंट्स के बंदे का आपके सेशनल मार्क्स के साथ या आपके जो एग्ज़ाम का डाटा है उसके साथ कोई उसके रेलिवेंस नहीं बनती। ठीक है जी, जब आप एक कम्प्लेक्स एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे या डिज़ाइन करेंगे तो फिर आपने ज़हन में रखना है कि उसको जो इंटरेक्ट करने के जो मोड्स हैं या मेथड्स हैं या वेज हैं वो कौन कौन से हैं, कौन बंदा उसको एक्सेस करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे करेगा, इनपुट कैसे देगा, आउटपुट कैसे लेगा, ये तमाम कहानी जो है ये फिर आपके जहन में होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी, कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हो
या एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको एट ए टाइम बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हों, तो उसका आर्किटेक्चर जो है वो फिर इस तरीके से डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन सिक्योर रहे। वो ना सिर्फ एप्लीकेशन सिक्योर रहे बल्कि उसके अंदर मौजूद डाटा भी सिक्योर रहे। एप्लीकेशन का मतलब, तो फॉर एग्जांपल वो वेबसाइट है जो चल रही है आपके सामने, लेकिन ये वेबसाइट ही कीमती नहीं है, उसके साथ उसके बैकएंड पे जो डाटा जो जिसको वो प्रोसेस कर रही है वेबसाइट, वो उससे भी ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे एक बैंक की एप्लीकेशन है, तो बैंक के जो कस्टमर्स का या अकाउंट होल्डर्स का डाटा है, वो डाटा बड़ा कीमती है। अगर एप्लीकेशन वेबसाइट उड़ भी जाए तो चलो वो तो जनाब फिर दोबारा जो है इंस्टॉल हो जाएगी या रिपेयर हो जाएगी, लेकिन अगर डाटा उड़ गया और उसका कोई बैकअप नहीं है तो फिर उसका कोई हल नहीं। और एक दफ़ा अगर किसी बैंक का डाटा लीक हो गया, वो कहीं सोशल मीडिया पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है, तो फिर उस बैंक की या उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम कोई बंदा जो है वो अपना कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं देगा पाएगा कि एक एप्लीकेशन सिक्योर ही नहीं है एक बैंक की। एक हैकर उसमें एंटर हुआ, उसने जनाब जितना भी अकाउंट्स का डाटा था वो सारा शफल कर दिया या डिलीट कर दिया या चेंज कर दिया। कि जनाब एक बंदे के अकाउंट में 5 लाख रुपया था, तो जैसे ही उस हैकर ने जनाब अपना काम दिखाया तो 5 लाख से वो 5,000 रुपये पहुँच गया अकाउंट, और एक बंदे के अकाउंट में 500 रुपया था तो वो जनाब 5 करोड़ बन गया। तो अगर ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं तो इसका मतलब एप्लीकेशन जो है वो सिक्योर एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है जी, तो जब डिफरेंट लोग एट ए टाइम उसको एक्सेस करेंगे तो फिर सिक्योरिटी जो है वो एक सबसे बड़ा इशू होगा आपको एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बनाने में। ये था ये आज का लेक्चर जिसमें हमने कुछ कोशिश की थोड़ा सा जो हैं आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की।